हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 की फर्स्ट पेपर की ये जेकी सीरीज चल रही है और जिसका ये 5वां वीडियो है। लगातार 4 वीडियो अभी मैं ला चुका हूँ, जिसमें कि हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर की कवर कर रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, वो भी नवीन पाठ्यक्रम, जो नया सिलेबस अभी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने जो अभी जारी किया है, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। वीडियो को अंत तक देखें ये वाला, क्योंकि इसमें भी मैं अगले 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एमपीपीएससी फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सभी स्टूडेंट जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें। लगातार सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोज मैं बनाऊंगा एमपीपीएससी 20 के फर्स्ट पेपर के, वो सारे पेपर्स के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं अगला 5वां वीडियो, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, या फिर वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, या फिर आर्थिक विकास, या फिर कृषि विकास। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर बी, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, ये सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। जो भारत का संविधान है उसका जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है ना। यही इसकी रक्षा करता है और ये इसका संरक्षण करता है, ठीक है ना। संविधान के जितने भी उपबंध हैं, ठीक है ना, उनके खिलाफ जो भी कानून है उसको निष्प्रभावी घोषित करना और साथ में मूल अधिकारों की अगर रक्षा करने का कोई कार्य करता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसलिए संविधान का जो संरक्षण है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? आयात के गुणों से, निर्यात के गुणों से, विदेशी व्यापार गुणक से, या फिर भुगतान संतुलन से? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर है भुगतान संतुलन से, ठीक है ना। भुगतान संतुलन जो है ये विदेशी व्यापार भुगतान से संबंधित होता है और इसमें जो पूरे वर्ष भर एक वर्ष के अंदर में एक देश का निवासी, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया, ठीक है ना, इंडिया की जो पब्लिक है उसमें से अगर कोई व्यक्ति विदेश में व्यापार कर रहा है, ठीक है ना, तो विदेश में व्यापार करते टाइम जो भी उसमें आर्थिक लेन-देन होता है, इकोनॉमिकली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शन का जो भी ब्यौरा होता है, विवरण होता है, ठीक है ना, उसका जो भुगतान होता है, उसको भुगतान संतुलन कहते हैं और इसी को कहते हैं विदेशी व्यापार का भुगतान, ठीक है ना। पूरी वार्षिक जो ब्यौरा होता है, जो विवरण होता है, उसको अ, भुगतान संतुलन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारोकुंड समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? चुनाव सुधार से, पंचायती राज सुधार से, जिला प्रशासन के सुधार से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चुनाव सुधार। ये जो समिति का गठन हुआ था ये चुनाव सुधार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, नाबार्ड संबंधित है किससे? है नाबार्ड संबंधित राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था से, या फिर राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से, या फिर राष्ट्रीय वित्तीय विकास से, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास से इसका संबंध है, ठीक है। और नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कि कृषि कृषि क्षेत्र में मदद करती है। और इस नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें पूछ सकते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और ये देश में जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो भी वित्तीय सहायता मिलती है, ठीक है ना, वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने की ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया,
लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डी, अमेरिका। अमेरिका से लिखित संविधान का लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो लिखित संविधान सबसे पहले लेके आया था वो अमेरिका लेकर आया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 7वां। इनमें से कौन सा नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, ए, बी सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है डी। वो इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी सोर्सेस इसमें बताए गए हैं ऊपर वाले, ये सब नवीनीकृत, ठीक है ना, नवीनीकृत ऊर्जा का ही एक उदाहरण है और इसी से नई ऊर्जा बनाई जाती है। जल से भी बनाई जाती है, सूर्य से भी और पृथ्वी की ऊर्जा से भी नवीन ऊर्जा डेवलप की जाती है। तो इसलिए इसमें से इनमें से कोई नहीं विकल्प सही है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? वानस्पतिक संकेत, हिमीय संकेत, विवर्तनीय संकेत या फिर दीर्घकालीन संकेत? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, दीर्घकालीन जो परिवर्तन होता है वो जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों जो हैं, ये तीनों जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी बासु, भालचंद गोस्वामी, एम.बी. माथुर या फिर आशुतोष पांडे? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एम.बी. पांडे, ठीक है ना। इन्होंने दिया था ये वित्त आयोग एवं योजना आयोग का परस्पर विलय, यानी कि योजना आयोग को विलय किया गया था वित्त आयोग में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट के समय में ये विलय किया गया था, ठीक है। इसको मैंने उल्टा समझा दिया आपको। एक्चुअली वित्त आयोग को योजना आयोग बनाया गया, ठीक है ना। वित्त आयोग जो है ये पहले वित्त आयोग था, अब इसको योजना आयोग यानी कि इसको कन्वर्ट किया गया था मोदी गवर्नमेंट में 1 जनवरी 2015 को। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में सुधार कीजिएगा, थोड़ा सा अपोजिट है ये। वित्त आयोग को योजना आयोग में कन्वर्ट किया था, एम.बी. माथुर ने इसका प्रस्ताव दिया था और ये 1 जनवरी 2015 को वित्त आयोग को योजना आयोग में कन्वर्ट किया गया था। और जो वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग कब बना था? ये बना था 22 नवंबर 1951 में, ठीक है ना। जब पहली सरकार फॉर्म हुई थी उसके बाद में ये वित्त आयोग का गठन किया गया था। देन उसके बाद में ये योजना आयोग का गठन मोदी सरकार के समय में किया गया है, ठीक है। वित्त आयोग और योजना आयोग ये दोनों पारस्परिक विलय है, ठीक है ना। एक और इसमें करेक्शन करना है, ये जो है ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। इसका विलय किया गया था और इसको एम.बी. माथुर ने किया था। देन उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को ये ना छोड़कर इसको नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है ना। कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ाया मैंने, ठीक है ना। ये नीति आयोग बनाया अभी और इन दोनों को खत्म किया, वित्त आयोग को भी खत्म किया और योजना आयोग को भी खत्म किया मोदी सरकार ने, और नया आयोग बनाया नीति आयोग, ठीक है ना। तो नीति आयोग की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, क्लियर। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। अमिताभ जो कांत हैं वो इसके सीईओ हैं, ठीक है, नीति आयोग के। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो इस समय नरेंद्र मोदी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये? थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने बीच में थोड़ा सा मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था, अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको कि नीति आयोग और वित्त आयोग ये एक ही थे और इसका परस्पर विलय किया गया था जो एम.बी. माथुर ने किया था। उसके बाद में 2015 में इन दोनों को ही खत्म करके नीति आयोग बनाया गया और ये इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 11वां, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है समुद्र की, वो सबसे बड़ी तटरेखा है पूरे भारत में और ये सर्वाधिक 1200 किलोमीटर
कि इसकी पूरी की पूरी समुद्री तट रेखा है, ठीक है। देन इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे आता है, इस ऑप्शन में नहीं है, वो है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे आता है, जिसकी तट रेखा गुजरात के बाद में नंबर लगता है उसका, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अब सबके लिए लेकर आया है 5 दिन का फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। ये होगा 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक। इसमें होंगे हर दिन 50 से ज्यादा लाइव सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और इसमें पूरा सिलेबस कवर होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और अदर एग्जाम्स का। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चांस है अपनी प्रिपरेशन को बाकियों से आगे बढ़ने का। इसको मिस ना करें और आज ही एनरोल करें फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल्स में। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशंस मिलेंगे, जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है, और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट।
अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित जो प्रवचन है वो संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या फिर सूत पिटक? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सही है डी, सूत पिटक। ठीक है ना, ये सूत पिटक जो है इसमें ये पूरे के पूरे महात्मा बुद्ध के जो नैतिक एवं सिद्धांत हैं, ठीक है ना, जो नैतिक और सिद्धांत हैं ये इसमें संकलित किए गए हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सही है सिक्किम। 2011 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंगली सिक्किम भी है जो कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दलिका, जिसको दिल्ली शहर के नाम से जानते हैं, दिल्ली बोलते हैं, भारत की राजधानी है दिल्ली, उसकी स्थापना की थी? परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश या फिर चौहान वंश? किसने इसकी स्थापना की थी, जिसको कि दलिका, ठीक है ना, 8वीं शताब्दी में हुई थी ये और दलिका नाम से था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तोमर वंश। तोमर वंश ने इस शहर की स्थापना की थी जिसको दिल्ली बोलते हैं, और तोमर वंश के वो राजा थे अनंगपाल। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, अनंगपाल ने दिल्ली नाम से इस शहर की स्थापना की थी जो कि आज भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? दिल्ली सल्तनत के समय में जो सुल्तान थे उसमें से किसने बाजार सुधार लागू किए थे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर बलबन? बताएं इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यही वो सुल्तान था जिसने की उस समय बाजार सुधार की नीति लागू की थी, और इसी ने उस समय कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे बाजार में सुधार लाने के लिए। वो कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं। एक तो था दीवाने खास, दीवाने रियासत, ठीक है ना, दीवाने रियासत के नाम से एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। दूसरा था सहना, सेना ए मंडी, सेना ए मंडी, और तीसरा बरीद। ये 3 अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए थे जो कि पूरे बाजार पर कंट्रोल रखते थे और बाजार की जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, ठीक है ना, जो उसकी कॉस्टिंग सिस्टम था, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है ना, दीवाने रियासत, सहनाए मंडी और बरीद, ये 3 अधिकारी पूरे बाजार सुधार पर लागू किए गए थे। ठीक है ना, ये नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन आ गया 16वां, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी? सैन्य अधिकारी को, सिविल अधिकारी को, ब्राह्मणों को या फिर दरबारी विद्वान को? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों को कर रहित भूमि दी जाती थी, और इस कारण से इनको क्यों दी जाती थी? क्योंकि इस धर्म को, इस ब्राह्मण वर्ग को धर्म निरपेक्ष कहा जाता था, धर्म निरपेक्ष कहा जाता था ये, और इनको ये कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी जिस पर कर नहीं लगता था, कृषि भूमि होती थी ये। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर के समय में शिक्षा संबंधी सुधार हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या फिर साहित्य रत्न? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है साहित्य रत्न, जो कि तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है। बाकी ये तीनों की तीनों तुलसीदास जी की लिखी हुई ये रचना थी। ठीक है ना, तुलसीदास जी ने इसको लिखा था, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? सुमंत, अमात्य,
सरे नौबत या फिर सचिव। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है सुमंत। शिवाजी के शासनकाल के समय में जो एक विदेश मंत्री होता था उसको सुमंत कहा जाता था, ठीक है ना। जो कि शिवाजी के जो शासनकाल में जो अष्टप्रधान होते थे, यानी कि 8 जो लोग होते थे इनको अष्टप्रधान कहा जाता था, उनमें से एक होता था ये, ठीक है ना, सुमंत। ठीक है। और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की शुरुआत कब की थी? 1674 में। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये बैसाखी, ठीक है ना, बैसाखी के दिन किए थे। ठीक है ना, जो बैसाखी आती है उनका जो पवित्र त्योहार आता है उस समय इस खालसा पंथ की शुरुआत की थी और वो सन था 1699 ईस्वी में। ठीक है ना, 1699 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी और इस खालसा पंथ में सिखों को शपथ दिलाई थी और उसमें 5 काकर दिए थे, 5 ककार दिए थे। वो 5 ककार कौन कौन से थे? एक तो केस नहीं काटना है, दूसरा कंघा, ठीक है ना, अपने पास रखना है, तीसरा कृपाल, क्योंकि केस को बनाने के लिए कंघी की जरूरत पड़ती है, और तीसरा कच्छा, चौथा मतलब, ठीक है, और कड़ा जो हाथ में पहनते हैं भुजाओं में। तो ये 5 ककार दिए थे जो कि खालसा पंथ की निशानी थे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1904, 1907 या 1906? इसकी सही जो उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और ये किसने की थी? इसके जो शुरुआती लोग थे वो कौन थे? वो थे सलीमुल्ला और आगा खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है ना, सलीम मुल्ला और आगा खां, ठीक है ना, ये दोनों ही थे जिन्होंने की, सलीमुल्ला खान था ये और आगा खां, इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। और इस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय में ये हुई थी। ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो सेकेंड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था जबलपुर में। ठीक है ना, जबलपुर के हरिपुरा में, ये आपको याद होना चाहिए। जबलपुर के हरिपुरा में ये अधिवेशन किया गया था 1938 में, और उस समय इनको अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय योजना आयोग की गठन की जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में ही राष्ट्रीय योजना जो समिति थी उसका गठन किया गया था, और उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, इसी समय में वो भी हुआ था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट क्लियर हैं। और ये हरिपुरा कहाँ? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में ही इनको अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का विभाजन के संबंधित माउंट बेटन योजना को सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? 4 जून 1947, 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947 या फिर 3 जून 1947? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है ना, और इसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसको 3
जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो 3 जून को हुआ था, और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वाइसराय थे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड जनशॉर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी भू राजस्व व्यवस्था ये स्थापना की थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1793 में। ये भी याद होना चाहिए, 1793 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसमें क्या व्यवस्था थी? इसको बोलते थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जानते थे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम पर जानते थे। और इसमें, ठीक है ना, भू राजस्व, जो भू राजस्व होता था उसका, ठीक है ना, उसमें जो भी भू राजस्व होता था उसका 90% का जो हिस्सा था वो कंपनी को देना पड़ता था। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उसको ये राजस्व देना पड़ता था। ठीक है ना, और ये राजस्व की दर जमींदार, ठीक है ना, उस समय के जो जमींदार थे वही तय करते थे। ठीक है, और ये कब लागू की गई थी? 1793 में। ये जरूर याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 68, 70, 69 या फिर 65? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 69। 1969 में ये 14 प्रमुख जो निजी बैंक थे उस समय, ठीक है ना, प्राइवेट बैंक थे, उसका राष्ट्रीयकरण किया था और इसको सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। और इसकी एग्जैक्ट डेट है 17 जुलाई। 17 जुलाई 1969 को ये राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 प्रमुख निजी बैंकों का। अगला क्वेश्चन आ गया, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन सी हैं? गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा झेलम, सिंधु झेलम या फिर गंगा सिंधु? तो इसका जो सही उत्तर है, बिल्कुल सीधी सी बात है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, यही दो नदियां हैं जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ में बांग्लादेश में है। ठीक है ना, और सबसे बड़ा ये डेल्टा है। और यहाँ पर सुंदर, ठीक है ना, इसको सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? ये यहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सुंदरी नाम का एक वृक्ष है, सबसे अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरवन के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़े एरिया में 10,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है और ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी झील है ये खारे पानी की, ये जरूर याद रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, सबसे बड़ी झील। ठीक है ना, खारे पानी की, जो कि चिल्का झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? बताइए, दिसंबर 70, मार्च 70, मार्च 71 या फिर दिसंबर 71 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मार्च 71। ठीक है ना, मार्च 71 में, ठीक है ना, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही पूर्वी हिस्सा था। ठीक है, और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके बाद में ये, इसमें भारत विजय हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश स्थापित किया गया। और इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो है 26 मार्च, 26 मार्च 1971 ये स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अववाहन नदी का उदाहरण है कौन सी नदी है? माही, घग्गर, नर्मदा या फिर कृष्णा नदी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है?
तो सही उत्तर है घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है ये जमीन के अंदर से जो अंतःस्थलीय अववाहन के बारे में कहते हैं, यानी कि जमीन के अंदर से बहती हुई ये बाहर निकली है, ठीक है ना। ये इसका एक एग्जाम्पल है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकली है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं जो हिमालय के नीचे तरफ में है, ठीक है ना, उत्तरी क्षेत्र में ये पड़ती हैं, वहां से निकली है ये घग्गर नदी, ठीक है ना। और ये अंतःस्थलीय अववाहन का उदाहरण है, ठीक है ना। माही नदी कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। नर्मदा ये भी मध्य प्रदेश में है। कृष्णा ये कर्नाटका में है, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। माही नदी और नर्मदा नदी ये पूर्व खंबात की खाड़ी में पश्चिम की ओर जाके गिरती है, ठीक है ना। दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माही जो कि मध्य प्रदेश के धार में है, नर्मदा जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर से निकलती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या फिर इन सभी से। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है इन सभी से, यानी कि ऊपर दिए गए ये तीनों जो राज्य हैं यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये। और वो 8 राज्य कौन से हैं? आइए यहाँ पर अपन उसको लिख लेते हैं, जिससे कि आपको भी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए, जिससे कि क्वेश्चंस अगर आपके आ भी जाएं तो आप उसको बता सको। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? देखिए एक तो मध्य प्रदेश मैंने आपको पहले इसमें आ ही गया, दूसरा त्रिपुरा आ गया यहाँ पर, त्रिपुरा, ठीक है ना। तीसरा मिजोरम आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, मिजोरम आ गया। चौथा जो जिला है वो चौथा जो राज्य है, सॉरी, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगर इसको एग्जैक्ट मिक्स में कर रहा हूं मैं, आप याद रखिएगा उसको, ठीक है ना। मध्य प्रदेश तो आ गया, मध्य प्रदेश से लगा हुआ कौन सा है? छत्तीसगढ़, सीजी, ठीक है ना। उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो गुजरात, ठीक है ना, जो गुजरात है वो है यहाँ पर। और उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान, ठीक है ना। फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। और एक और जिला है, एक और राज्य पड़ता है, वो कौन सा है? वो है झारखंड, झारखंड। तो ये 8 जो राज्य हैं यहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने एमपीपीएससी की जो जीके सीरीज का ये 6वां वीडियो था, इसमें मैंने लेके आए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि जितने भी परीक्षार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख पाएं, है ना। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, तो जिससे कि आपको जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ रेगुलर आ रहे हैं, रोज मैं दे रहा हूँ ये, और 2 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप रेगुलर इस वीडियो को देख सकते हैं, 2 से ढाई के बीच में ये अपलोड होता है। तो रेगुलर आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और लगातार आप इस एमपीपीएससी फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू सीरीज से आप कनेक्ट हो पाएंगे और पूरा का पूरा जीके पार्ट इसमें आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगला वीडियो कल आपको फिर मिलेगा। लगातार जुड़े रहिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से और देखते रहिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो प्लेलिस्ट से। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।